विश्व की नदियों को कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे हैं सभी लोग, भाई बंधु और मेरे भारत के भविष्य, कैसे हैं सभी लोग? जल्दी से एक दिल देते हुए पूरे कमेंट सेक्शन को भर दीजिए और मुझे बता दीजिए कि जिस भी गांव, शहर, कस्बा पर बैठे हुए, खटिया पे बैठे हुए, बेड पर बैठे हुए, सोफा पे बैठे हुए या भुइयां पर बैठे हुए, चटाई पे बैठे हुए, आप सभी लोग तक मेरी आवाज पहुंच रही है और आप लोग एकदम तैयार हो आज के शानदार सेशन के लिए। तो जल्दी से पूरे कमेंट सेक्शन को दिल से लाल कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चल जाए कि मेरे भारत के भविष्य जो है आज के इस क्लास के लिए तैयार है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? जी हाँ, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। एकदम दिल थाम करके बैठिएगा और अंत तक बने रहिएगा क्योंकि याद रखना है आज का सेशन बहुत कुछ सिखाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन का। जी हाँ, बिहार दरोगा का क्लास परीक्षा टीओए चैनल पर चल रहा है। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं परीक्षा टीओए चैनल तो भैया आज ही आइए और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ विभिन्न विषयों के जो है क्लासेस आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो बिहार दरोगा आपके अंकेश सर पढ़ा रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा टीओए हमारा चैनल। चलिए याद रखिएगा, कावेरी नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? सबसे पहला सवाल है, कावेरी नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? क्या त्र्यंबकेश्वर से होता है, क्या ब्रह्मगिरी से होता है, सतपुड़ा से होता है? एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, क्वेश्चन यहां है कि आपके किस जगह से। तो आप ये भारत का मानचित्र देख सकते हैं, ये भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र में आपको मैं साफ साफ दिखा देता हूं कि ये वाला भाग जो है पश्चिम घाट है। ये वाला भाग जो है साथियों, ये पश्चिम घाट है, ये पश्चिम घाट है और पश्चिम घाट के आपके ब्रह्मगिरी से एक नदी निकलती है, एक नदी, और ये नदी जो है याद रखना है आकर के डेल्टा बनाते हुए इस नदी का नाम है कावेरी नदी। कावेरी नदी, और कावेरी नदी जो है कर्नाटक राज्य के, याद रखना है, कोगाडू जिला, कर्नाटक राज्य कोगाडू जिला के चिरंगला गांव से, याद रखना है, चिरंगला गांव से निकलती है और पहाड़ी का नाम है ब्रह्मगिरी। क्या है? ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी। और ये किसका भाग है? पश्चिम घाट का भाग है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ब्रह्मगिरी से आपका कावेरी नदी निकलती है। यहां से ये भी क्वेश्चन बनता है कि कावेरी नदी, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा कि कावेरी नदी जो है वो ब्रह्मगिरी से तो निकलती ही है, लेकिन कौन सी नदी जो है वो आपके त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। तो त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली गोदावरी नदी, याद रखना है, गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र के याद रखना है नासिक जिले से निकलती है और पहाड़ी का नाम है त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी, याद रखना है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। कई लोग ये बोलेंगे कि सर ये जो कावेरी नदी है ये किस राज्य में जाकर के कहां डेल्टा बनाती है, क्या ये आप बता सकते हैं मुझे? तो चलिए मैं बता देता हूं कि याद रखना ये तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु, और तमिलनाडु के कुड्डलोर में याद रखना है, तमिलनाडु के कुड्डलोर में कावेरी डेल्टा बनाती है, कावेरी डेल्टा बनाती है, याद रखना है, कावेरी डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। बहुत ही शानदार है। तो याद रखना है कावेरी नदी का उद्गम जो है वो आपके कर्नाटक राज्य के कोगाडू जिले से चिरंगला गांव से होती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, और यहां से ये नदी लगभग 800 किलोमीटर क्लास 11 और 760 किलोमीटर क्लास 9 के अनुसार बहते हुए तमिलनाडु के कुड्डलोर में डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात इसी नदी पर है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके आंकड़े हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी पर निर्मित फरक्का बांध मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई, जल विद्युत, कोलकाता पोर्ट पर जल स्तर बनाए रखना, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो गंगा नदी जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि गंगा का उद्गम जो है देवप्रयाग से होता है, देवप्रयाग,
और देवप्रयाग से इसे हम लोग गंगा कहते हैं। गंगा उसके बाद हरिद्वार से याद रखना है, हरिद्वार से मैदानों पर उतरती है। कहां उतरती है? मैदानों पर उतरती है, याद रखना है, मैदानों पर उतरती है। क्वेश्चन आ सकता है कि कहां से मैदानों पर उतरती है? हरिद्वार से। हरिद्वार उत्तराखंड में है। उसके बाद ये यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर जिले से, जहां 1450 किलोमीटर ये बहते हुए, और ये उत्तराखंड में कितना बहती है? तो उत्तराखंड में याद रखना है 110 किलोमीटर बहने के बाद ये यूपी में प्रवेश करती है। यूपी के बाद बिहार के बक्सर चौसा से प्रवेश करती है, और यहां 445 किलोमीटर बहने के बाद याद रखना है फिर ये एनसीईआरटी के अनुसार जो है ये फिर पश्चिम बंगाल में जाती है, पश्चिम बंगाल। और याद रखना है पश्चिम बंगाल में ये लगभग 520 किलोमीटर बहती है। फरक्का नामक शहर, फरक्का एक शहर है, वहां एक बैराज है फरक्का बैराज, और फरक्का बैराज में याद रखना है ये नदी, गंगा नदी पर एक बैराज बना हुआ है। सवाल है कि आखिर ये फरक्का बैराज क्यों बना है? फरक्का बैराज क्यों बना है? तो फरक्का बांध जो है ये बांध नहीं है, ये बैराज है, याद रखना है फरक्का बैराज है, बांध और बैराज में अंतर होता है। तो कलकत्ता पोर्ट में जल स्तर बनाए रखने हेतु ये फरक्का बैराज बनाया हुआ है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोलकाता। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का एकमात्र जो आपका नदी बंदरगाह है वो है कलकत्ता हल्दिया बंदरगाह। याद रखना है भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह, रिवर पोर्ट, भारत का एकमात्र रिवर पोर्ट है, नदी बंदरगाह है। याद रखना है बंदरगाह है आपका कौन? हल्दिया, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। और कोलकाता हल्दिया बंदरगाह में अवसादों का जमाव ना हो, सेडिमेंट्स डिपॉजिट ना हो, अवसादों का जमाव ना हो, अवसादों का ज्यादा जमाव ना हो, इसलिए और जल स्तर बने रहे, इसलिए फरक्का बैराज का निर्माण हुआ था। जैसा आप जानते हैं कि बंदरगाहों में अगर अवसाद निरंतर बहते रहेंगे तो आपके बंदरगाहों पे जहाज फंस सकते हैं। जैसे आप देखिएगा कि अभी गंगा नदी में पानी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो नाव जो है वो आपके अवसादों में आना नहीं पसंद कर रहा है, क्योंकि नाव जो है मिट्टियों में फंस जा रहा है, और यही कारण है फरक्का बैराज आपके बनाया। ये फरक्का बैराज ही है जहां से गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है, एक दक्षिण की ओर हुगली भागीरथी के नाम से, और एक आपके पूरब की ओर पद्मा के नाम से। तो याद रखना है कि आपका फरक्का बैराज ये फरक्का है, और फरक्का से आपकी गंगा नदी जो है ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक भाग दक्षिण की ओर जाती है और एक भाग, और इसका नाम है पद्मा, और ये बांग्लादेश में, और कोलकाता के पास इसका नाम भागीरथी हुगली हो जाता है, भागीरथी हुगली। तो याद रखना है फरक्का से ही गंगा जो है दो भागों में विभाजित हो जाती है, दो भागों में। आप यहां देख सकते हैं कि विभिन्न नदियों के संगम से और विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग के बनने के बाद ही गंगा नदी उद्गमित होती है देव प्रयाग से। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिंधु की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंधु की प्रमुख सहायक चेनाब, झेलम, सतलज, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। आप देख सकते हैं कि ये सिंधु नदी है। आप देख सकते हैं, हम लोग बात करेंगे अभी किसकी नदी के बारे में? सिंधु नदी। तो सिंधु की ये सारी सहायक नदी हैं, ये सारी सहायक नदी हैं,
तो डी आपका। अभी क्वेश्चन आसान है लेकिन आगे क्वेश्चन बहुत टफ होने वाला है। अभी कुछ क्वेश्चन जो है आसान होने वाले हैं लेकिन आगे जाने पर क्वेश्चन टफ होने वाले हैं, याद रखिएगा। और आप खुद बोलिएगा बाप रे हमसे बन ही नहीं रहा है क्वेश्चन। तो ये है आपका कैलाश, ये है कैलाश पर्वत, और कैलाश पर्वत के पास ही है आपका मानसरोवर, मानसरोवर। और मानसरोवर के पास एक हिमनद है, इस हिमनद का नाम है बोकरचू। बोकरचू हिमनद यानी कि ग्लेशियर है, बोकरचू ग्लेशियर है। बोकरचू की ऊंचाई जो है 4164 मीटर है, याद रखना है। और इस इतनी मीटर की ऊंचाई से एक नदी निकलती है और ये भारत में प्रवेश करती है। तिब्बत में इस नदी का जो नाम है, तिब्बत में इस नदी का नाम क्या है? तो तिब्बत में इस नदी का नाम सिंघी खंबाब है, सिंघी खंबाब, खंबान। क्लियर है? सिंघी खंबान इस नदी का नाम है। लेकिन जैसी लद्दाख में, जैसी ये लद्दाख में प्रवेश करती है और फिर ये कराची के पूरब में डेल्टा बनाती है, इस नदी का नाम हो जाता है सिंधु। और इसकी कुल लंबाई जो है, याद रखना है, कुल लंबाई जो है सिंधु की, कुल लंबाई, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे बताइएगा कुल लंबाई कितनी है। तो NCERT क्लास 9 के अनुसार 2900 किलोमीटर और क्लास 11 के अनुसार 2880 किलोमीटर। भारत में लंबाई कितनी है? भारत में लंबाई जो है, भारत में लंबाई याद रखना है 1114 किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल जो है ये आपका 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। लेकिन वही अगर मैं भारत में क्षेत्रफल बोलूं तो भारत में जो क्षेत्रफल है ये आपका याद रखना है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। कराची के पूर्व में क्वेश्चन आ सकता है, तो कराची के पूर्व में, कराची के पूर्व में, कराची के पूर्व में सिंधु नदी डेल्टा बनाती है, सिंधु नदी डेल्टा बनाती है, याद रखना है डेल्टा बनाती है। अब एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसकी सहायक नदियां बहुत सारी है। आप लोग सारा नाम नहीं जानते हैं तो आपको सारा नाम मैं यहां बता देता हूं। सिंधु की सहायक नदियों में चिनाब, झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, हुंजा, नुब्रा, फिर आपकी लेह, जांस्कर, स्वात, शिगार, काबुल नदी, ये सारी नदियां हैं, याद रखना है। ये सारी नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं जिसमें आप लोग ध्यान देना है। प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा सभी लोग। चेनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, हुंजा, नुब्रा, जांस्कर, स्वात, सिगार, काबुल, ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसमें से कोई नहीं जानते हैं तो आप आज के बाद से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा नदी प्रणाली है और नदी प्रणालियों को दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालय नदी प्रणाली, हिमालय की नदियां, और हिमालय की नदियां जो है हिमालय के बर्फों से निकलती है, हिमालय के बर्फों से। और एक है आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, भारत की नदियां। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जो है दो भागों में, एक पश्चिम दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी, पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी, तो कुछ आपकी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है, पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। याद रखना है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में लगभग भारत का 77% जल प्रवेश करता है। और वहीं अरब सागर की बात करूं तो अरब सागर में लगभग 23% जल। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारतीय जो है नदियां डेल्टा कहां बनाती है,
तो भारतीय नदियां जो है पूर्व में डेल्टा बनाती है, पूर्व में डेल्टा बनाती है, याद रखना है, डेल्टा बनाती है। और पश्चिम में ज्वार नदमुख बनाती है, याद रखना है, मुहाना बनाती है, ज्वार नदमुख मुहाना बनाती है। क्लियर है? तो पश्चिम की नदियां जो है मुहाना और ज्वार नदमुख। अब आप बोलोगे सर ज्वार नदमुख किसको कहते हैं? तो एस्चुरी को कहते हैं, एस्चुरी को कहते हैं, एस्चुरी को कहते हैं, याद रखना है, एस्चुरी को कहते हैं। और इधर डेल्टा को डेल्टा कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपके आंकड़े हैं कुछ, एकदम रट लीजिएगा और क्वेश्चन आपके याद करना है कि कौन कौन आएगा। ताप्ती नदी किन राज्यों से होकर बहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका जवाब दीजिए। ताप्ती नदी जो है वो किन राज्यों से होकर बहती है? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, श्योक नदी, गिलगिट नदी, बहुत सारी नदियां हैं, श्योक, गिलगिट, ये सारी सिंधु की सहायक है। तो याद रखना है ताप्ती नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो क्या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ताप्ती नदी, अगर मैं ताप्ती नदी का बात करूं तो याद रखना है ताप्ती नदी जो है, इसी को तापी नदी भी कहते हैं। तापी नदी कहां से उद्गम होता है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले महू गांव से मुल्ताई से होता है, मुल्ताई से होता है। 724 किलोमीटर जो है इस नदी की लंबाई है। भारत में पश्चिम दिशा में बहने वाली दूसरी लंबी नदी है, पहली नर्मदा है। क्लियर है? और जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन आए थे, ताप्ती नदी सतपुड़ा से निकलती है, और यही क्वेश्चन इस बार बिहार पुलिस में आया था, कि कौन सी नदी सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है? तो सतपुड़ा श्रेणी से ताप्ती नदी निकलती है, और यही इस बार का बिहार पुलिस में आया था। और आने वाले इसी में से बिहार दरोगा और बिहार शिक्षक भर्ती और सिविल सर्विसेज और जीविका जैसे परीक्षाओं में और सचिवालय सहायक जैसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो एक एक आंकड़े का नोट्स बना लेना, फिर मत बोलना कि अंकेश सर ने किसी भी तरह का मेहनत में कमी किया है। क्लियर है? अगर मैं बात करूं किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये ताप्ती जो है 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये तीनों से जो है ताप्ती नदी होकर बहती है, और इसलिए सी जो है आपका सही उत्तर। ठीक है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी है? हंगर नदी है, हिमानी वर्षार्जन नदी है, शुष्क नदी है, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि ये भारत है। कोई रिस्पॉन्स है ना? ये भारत है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है एक हिमानी और वर्षाजन्य नदी है, यानी कि वर्षा और हिम से दोनों से निकलती है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि बर्फ और वर्षा दोनों, ठीक है ना, बर्फ और वर्षा दोनों।
अगर मैं बात करूं, प्लीज यहाँ ध्यान देना है, अगर मैं बात करूं कि आपका यहाँ कैलाश है, कैलाश, और कैलाश के पास है मानसरोवर, मानसरोवर, और मानसरोवर के पूरब में एक, मानसरोवर के पूरब में याद रखना है एक आपका हिमनद है, चीमा युंगदुंग, चीमा युंगदुंग हिमनद, और यहां से एक इस तरह से जाने वाली नदी निकलती है, इसे पूर्वावर्ती नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वावर्ती नदी। और इसे तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं, सांगपो नदी। याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर जो नामचा बरुआ है, नामचा बरुआ 7757, कई जगहों पे 56 और कई जगहों पे 55 भी लिखा रहता है। यहाँ से ये नदी यू टर्न लेती है, यू टर्न, और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और फिर असम से बहते हुए ये चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहते हैं? इस नदी को जमुना कहते हैं। और जमुना प्लस पद्मा, जमुना प्लस पद्मा, गंगा को पद्मा कहते हैं, दोनों मिल करके मेघना बनाती है, मेघना बनाती है। कोई मुझे बता सकता है कि मेघना की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? क्या कोई मुझे बता सकता है कि मेघना की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? कोई बता सकता है? तो जी हाँ, बिहार शिक्षक भर्ती के बाद बिहार दरोगा में भी होगा क्रांति। जल्दी से बताइए, मेघना की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? बराक नदी। सरोज सिंह, वेरी गुड। बराक नदी, बराक नदी कहाँ से निकलती है? सरोज जल्दी से बताइएगा, बराक नदी कहाँ से निकलती है? बराक नदी कहाँ से निकलती है? तो बराक नदी जो है आपके निकलती है मणिपुर से। बराक जो है मेघना की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी सहायक है, और ये निकलती है मणि की पहाड़ी, यानी कि मणिपुर में जो स्थित पूर्वांचल की पहाड़ी है, मणिपुर में। लिख लीजिएगा सभी लोग, जो भी मैं बोल रहा हूं लिख लेना। मेघालय से नहीं निकलती है, मणिपुर से निकलती है। तो बराक नदी मणिपुर के मणि की पहाड़ी से निकलती है, जो कि एक पूर्वांचल पहाड़ी है, और यहाँ आकर के मेघना में मिलती है। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। महानदी पर बना हीराकुंड बांध किस जिले में स्थित है? याद रखना है, कटक, संबलपुर, रायगढ़, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, महानदी, महानदी जो है ये कहां से निकलती है? तो महानदी के अगर बारे में मैं बात करूं, महानदी, तो अगर उद्गम का बात करूं, उद्गम, तो उद्गम हो जाएगा। तो कहां से निकलती है? तो इस संबलपुर से निकलती है। कहां से निकलती है? तो बी संबलपुर से, बी संबलपुर से निकलती है, बी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर संबलपुर हो जाएगा। महानदी का उद्गम कहां से होता है? याद रखना है, तो संबलपुर। याद रखना है, उद्गम जो है कहां से होता है? तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य, रायपुर जिला, रायपुर जिला, सिहावा गांव, सिहावा गांव, यहां से निकलती है एक नदी। इस नदी को अगर मैं बात करूं, इस नदी की अगर मैं बात करूं, तो 858 किलोमीटर लंबाई है। कई किताबों में 851 भी दिया रहता है, और कई जगहों पर 900 किलोमीटर भी लिखा रहता है। तो तीनों सही है, याद रखना है। इसी के लिए जब एक से ज्यादा आंकड़े आते हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। तो एनसीईआरटी क्लास 11 में 858 है, और सिहावा से निकलने वाली ये नदी जा करके उड़ीसा में, उड़ीसा में लास्ट में डेल्टा बनाती है, डेल्टा
बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में, याद रखना है, बंगाल की खाड़ी में। उड़ीसा में डेल्टा बनाते हुए, क्लियर है? उड़ीसा में डेल्टा बनाते हुए ये मिल जाती है, याद रखिएगा। थोड़ी देर में मैं इसका मानचित्र भी आपको दिखाऊंगा, थोड़ी देर में मानचित्र भी मैं इसका दिखाऊंगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का संगम गंगा से कहां होता है? यमुना नदी का संगम गंगा से कहां होता है? कोई बता सकता है? यमुना नदी का संगम गंगा से कहां होता है? तो यमुना नदी का संगम जो है प्रयागराज में होता है। कहां होता है? इलाहाबाद। इलाहाबाद, इसे त्रिवेणी संगम कहते हैं। त्रिवेणी या त्रिवेणी भी कहते हैं, त्रिवेणी संगम। गंगा यमुना सरस्वती, जहां हर 12 साल पर महाकुंभ मेला लगता है। क्या लगता है? महाकुंभ मेला। महाकुंभ मेला लगता है प्रत्येक 12 साल पर। अगर यमुना नदी का अगर मैं बात करूं, याद रखिएगा, यमुना नदी का उद्गम, सभी लोगों को मैं बता देता हूं, यमुना नदी का उद्गम तो ये आपकी यमुना नदी, तो उद्गम जो है बंदर पूंछ चोटी, बंदर पूंछ चोटी, यमुनोत्री, यमुनोत्री हिमनद, उत्तराखंड। लंबाई याद रखना है 1376 किलोमीटर। भारत की सबसे बड़ी दोआब गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब। सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी याद रखना है चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ये सहायक नदी है। सहायक नदी, यही मैं यहां बता रहा था कि ये मेन नदी यमुना है। ये मेन धारा जो आ रही है यमुना की आ रही है, और यमुना में देखो ये गंगा से मिल रही है। इधर से गंगा है, ये गंगा, और ये यमुना है, यमुना, और ये दोनों का जो संगम है कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है इलाहाबाद, प्रयागराज में, ठीक है ना। अब यहाँ एक सवाल है, सवाल क्या है कि यमुना की मुख्य सहायक नदी कौन है? यमुना की मुख्य सहायक नदी कौन है? तो यमुना की मुख्य सहायक नदी चंबल है। यमुना की मुख्य सहायक नदी चंबल है। यमुना की मुख्य सहायक कौन है? सिंध है। अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि आज का क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं रहेगा। आज जो मैं नदी और देश के महत्वपूर्ण सहायक नदियों को ले रहा हूं, ये अंतिम प्रहार का क्लास नहीं है। तो अपने सारे दोस्तों को एक बार जरूर बता दीजिएगा कि ये क्लास कल शाम तक जाते जाते या दोपहर तक जाते जाते YouTube से हटा दिया जाएगा। और ये फैक्ट है, क्यों? क्योंकि ये स्पेशल क्लास लाया गया है भारी डिमांड पर। आप छात्रों ने कमेंट के माध्यम से ये क्लास मंगवाया था कि नदियों पर एक क्लास लाइएगा जहां भारत और विश्व का हो, और आपके डिमांड पर ही केवल ये क्लास आया है। तो इसमें दोपहर तक ये क्लास रहेगा, दोपहर के बाद ये क्लास नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो जो लाइव देख रहे हैं केवल उन्हीं को फायदा होगा, जो लाइव नहीं देख रहे हैं उनको फायदा नहीं होगा। और जब भी ऐसे क्लास जो भारी डिमांड पर आएंगे वो ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। जो रेगुलर आपका सीरीज चल रहा है जैसे अंतिम प्रहार, चैलेंजर सीरीज, स्वाभिमान सीरीज, एनसीईआरटी सीरीज, ये सारे जो है ये रहेंगे, लेकिन जो भारी डिमांड पर आता है ये क्लास नहीं रहेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो चंबल, सिंध, उसके बाद यमुना की मेन सहायक है बेतवा, और फिर है यहाँ केन।
तो ये मुख्य सहायक नदी है यमुना की। अब यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि चंबल की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो चंबल की सहायक नदी जो है बानस, बानस। दूसरा है आपका याद रखना है काली सिंध, काली सिंध याद रखना है, काली सिंध। और तीसरी नदी जो है पार्वती, पार्वती। तो याद रखना है ये आपकी सही है। तो चंबल, बानस, काली सिंध और बेतवा। तो कोई अगर क्वेश्चन पूछेगा कि याद रखना है, कोई अगर क्वेश्चन पूछेगा चंबल की कौन सहायक नदी है, बानस, काली और पार्वती। चंबल की सहायक नदी है, यमुना की सहायक कौन है, तो चंबल, सिंध, बेतवा और केन, याद रखना है। और ये सभी नदियां जाकर के यूपी में सहायक, यूपी में जाकर के मिलती हैं, यूपी में जाकर के मिलती है, ठीक है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन पुष्प कुमारी, ठीक है ना, बहुत बहुत बधाई। नर्मदा नदी किन पर्वतों के बीच बहती है, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी किन पर्वतों के बीच बहती है, सतपुड़ा अरावली, सतपुड़ा विंध्यन, विंध्यन कैमूर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा प्लीज, यहां ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है इसका सही आंसर क्या है। ठीक है जी के रॉय, आपको लग रहा है कि मैं डरा रहा हूं, तो कल दोपहर के बाद आप देख लीजिएगा। ये रियलिटी मैं कह रहा हूं कि जो भारी डिमांड के, आज के बाद से जो भी भारी डिमांड पर क्लास आएगा वो केवल लाइव चलेगा, वो रिकॉर्डेड नहीं रहेगा। लेकिन हाँ, जो भारी डिमांड पर आएगा, जो आप लोगों के कहने पर कोई स्पेशल क्लास लिया जाएगा, वो नहीं रहेगा, वो केवल लाइव चलेगा, ये वादा है, ठीक है ना। और कहते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो ध्यान रखिएगा। नर्मदा नदी जो है आपके कहां से निकलती है, तो नर्मदा, तो नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी याद रखना है, ये आपके नर्मदा नदी किसके बीच से निकलती है, तो विंध्यन और सतपुड़ा, विंध्यन और सतपुड़ा, सतपुड़ा के बीच बीच रहती है सतपुड़ा। तो विंध्यन और सतपुड़ा यानी कि बी जो है आपका सही उत्तर है। कोई अगर पूछेगा कि नर्मदा नदी क्या है, तो याद रखना है नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहने वाली, पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। क्लियर है। अगर मैं बात करूं यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक, अमरकंटक 1057 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। लंबाई 1312 किलोमीटर बहते हुए कहाँ गिरती है, खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी से, खंभात की खाड़ी से अरब सागर, अरब सागर। अगर मैं बात करूं तो भारत की सबसे बड़ी ज्वार नदमुख, भारत की सबसे बड़ी ज्वार नदमुख बनाती है, और ये इसका नाम है आलिया बेट, आलिया बेट है। और इसकी जो लंबाई है 27 किलोमीटर लंबी है एनसीईआरटी के अनुसार। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान से क्लास देखिए। फिलहाल बाद का बाद में सोचिएगा, फिलहाल ध्यान पर दीजिए, ठीक है ना, फिलहाल ध्यान दीजिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लीज यहां फोकस करिएगा। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, मंजरा, भीमा, तुंगभद्रा। तो याद रखना है कृष्णा नदी की सहायक नदी भीमा भी है, तुंगभद्रा भी है, मंजरा। तो याद रखना एक से अधिक हो जाएगा, डी हो जाएगा एक से अधिक, सही उत्तर हो जाएगा
कृष्णा नदी। क्लियर है, याद रखना है। यहां अगर बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। वेरी गुड, सभी लोगों का सही है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। तो कृष्णा नदी का अगर मैं बात करूं तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र राज्य, फिर आपका याद रखना है जगह कौन सा है, तो सतारा जिला, महाबलेश्वर पहाड़ी, महाबलेश्वर पहाड़ी, लंबाई 1400 से 1401 किलोमीटर, दोनों है एनसीईआरटी क्लास 9 और 11 में, दोनों में। 9 में 1400, 1 में 11 में 1401। कृष्णा नदी आंध्रा में डेल्टा बनाती है, आंध्रा में डेल्टा बनाते हुए, डेल्टा बनाते हुए याद रखना है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद रखना है इसकी सबसे महत्वपूर्ण तुंगभद्रा, तुंगभद्रा जो कि दो नदियों से बना है, तुंगा और भद्रा नदी से, और भद्रा नदी से, दो सहायक नदियों से दो सरिताओं से बना है। और तुंगभद्रा ही इतिहास के पन्नों में फेमस है रायचर, रायचर द्वाब के लिए। आप लोग सब इतिहास के पन्नों में पढ़े होंगे रायचर द्वाब के बारे में। बामनी और विजयनगर किंगडम के बीच में जो हमेशा युद्ध छिड़ता था, राष्ट्रकूट्स के बीच में जो युद्ध छिड़ता था, ये तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच रायचर द्वाब था। तो रायचर द्वाब इतिहास के पृष्ठों में, पन्नों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये मैं डिलीट नहीं करूंगा साथियों, मेरे भारत के भविष्य, ये क्लास डिलीट नहीं होगा, ये क्लास ऑटो डिलीट मोड पर ही है। अगर आपको लग रहा है कि आपके अंकेश सर इतने बेरहम है कि वो क्लास डिलीट करेंगे, मैं क्लास डिलीट नहीं करता हूं, ये क्लास ऑटो डिलीट मोड पर ही है। समझ में आ रहा है ना, ये ऑटो डिलीट मोड पर है। और आज से ये नियम है कि जो भी आप लोग के भारी मांग पर क्लास आएगा, और अभी आप आगे जब पढ़ोगे तो इसमें ऐसी ऐसी नदियों का वर्णन है जो आप पहले सुने भी नहीं हो, और सुने हो तो उसके बारे में नहीं जानते होगे। अभी बहुत सारी नदियां हैं, लगभग 50-55 क्वेश्चंस हैं, और अभी तक हम लोग 9 ही पर हैं। क्लास जिनको देखेंगे वो फायदे में रहेंगे, जो नहीं देखेंगे वो फायदे में नहीं रहेंगे। तो याद रखिएगा ये ऑटो डिलीट मोड पर है, मैं डिलीट नहीं करूंगा। मैं कौन होता हूं डिलीट करने वाला? मैं नहीं डिलीट करूंगा, मैं छात्रों के साथ गलत करता ही नहीं हूं। गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में स्थित है? गोदावरी नदी का जो डेल्टा है वो आपके क्या, महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना। तो गोदावरी नदी का जो डेल्टा है याद रखना है राजमुंद्री से, राजमुंद्री से गोदावरी, गोदावरी डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाती है और जा करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये राजमुंद्री बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है कौन सी नदी राजमुंद्री में जाकर के डेल्टा बनाती है? तो राजमुंद्री जो है गोदावरी नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा साथियों? आंध्र प्रदेश। अगर मैं बात करूं, याद रखना है गोदावरी नदी की, गोदावरी नदी, अगर मैं बात करूं गोदावरी नदी तो उद्गम महाराष्ट्र के नासिक जिले, नासिक जिले के त्रियंबकेश्वर, त्रियंबकेश्वर पहाड़ी से। क्लियर है?
इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। वृद्ध गंगा भी याद रखना है। भारत की दूसरी सबसे लंबी और दक्षिण भारत की लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। क्लियर है? याद रखना है। अगर मैं बात करूं इसकी सहायक, वेनगंगा, ये सब इसकी सहायक नदी है। तो याद रखना है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर लंबाई की बात करूं तो लगभग 1500 किलोमीटर, और एग्जैक्ट की बात करूं तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 1465 किलोमीटर या लगभग 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि कोई भी नदी डेल्टा कैसे बनाती है। तो समतल मैदानों पर जाकर के अवसादों का जमाव होता है और अवसादों के जमाव वाले क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के साथ मिलकर बनाता है, जिसे हम लोग गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं। और याद रखिएगा, यहाँ सुंदरी नामक वृक्ष पाई जाती है, इसलिए इसे सुंदरबन डेल्टा भी पढ़ाते हैं। ये क्लास ऐप पर ही चला जाएगा बाबू, ऐप पर ही चला जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना, एनसीईआरटी वाला पे। अब यहाँ ध्यान दो कि महानदी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, कावेरी डेल्टा और गोदावरी डेल्टा बनाती है। और जहां डेल्टा बनता है कि क्या इन डेल्टाई क्षेत्रों में क्या प्रवाल भीति पाए जाते हैं? प्रवाल भीतियां होते हैं क्या डेल्टा क्षेत्रों में, क्या डेल्टा में प्रवाल भीतियां होते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, नो। प्रवाल भीतियां डेल्टाई क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं, प्रवाल भीतियां डेल्टाई क्षेत्रों में नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। कई लोग यस कह रहे हैं, नहीं, प्रवाल भीतियां यानी कि कोरल रीफ्स, मूंगा आपके डेल्टा क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। मूंगा जो है, मूंगा याद रखना है, मूंगा यानी कि कोरल रीफ नो इन डेल्टा रीजन, डेल्टा एरिया, नो इन डेल्टा एरिया। चलिए जी हाँ, बिहार दरोगा में परीक्षा टीओए चैनल पर आप अपने अंकेश सर को फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, राजनीति, पॉलिटी और अर्थशास्त्र, भूगोल सब पढ़ाते हुए देखिएगा। तो आज मैं 6 बजे लाइव लिया हूँ, पॉलिटी का क्लास कॉन्स्टिट्यूशन से होगा। एक बार ज़रूर देख करके अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा संविधान का क्लास। इसी चैनल पर, मेन चैनल पर कॉन्स्टिट्यूशन का आज क्लास 6 बजे लिया गया है और आने वाले समय में सारे क्लासेस परीक्षा टीओए चैनल पर लिए जाएंगे बिहार दरोगा के। और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए 9 बजे वाला सेशन कभी नहीं बंद होगा, याद रखिएगा। तो आप लोग को ज्योग्राफी में रिजल्ट 100% देना है। अब इसे कहते हैं अपवाह प्रतिरूप। इसे क्या कहते हैं? अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप यानी कि उत्तर भारत की नदियां जो हैं वो कैसा अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं? तो डेंड्राइटिक, वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बनाती हैं। वही अगर मैं बात करूं कि अमरकंटक कैसा बनाता है, तो याद रखना है आपका रेडियल, जालीनुमा, याद रखना है, ट्रेलिस होता है। ये आपका कौन सा हो जाएगा?
तो ये आपका ट्रेलिस हो जाएगा, ट्रेलिस, और ये आपका ट्रेलिस है और ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है और ट्रेलिस ये है, रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर है। तो ये अपवाह प्रतिरूप है, क्लियर है, जालीनुमा। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुई थी? तो सिंधु नदी समझौता जो है, सिंधु जल समझौता, सिंधु जल समझौता जो है, समझौता, सिंधु जल समझौता जो है, ये वर्ल्ड बैंक के निगरानी में, वर्ल्ड बैंक के निगरानी में, याद रखना है कि निगरानी में, निगरानी में, याद रखना है, निगरानी में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान। कब हुआ था? 1960 में। समझौता कब हुआ था? 1960 में, याद रखना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1960। याद रखिएगा 1960 में एक काम और हुआ था, 1960 में एक काम और हुआ था, और 1960 में हुआ था BRO का स्थापना, सीमा सड़क संगठन, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना भी 1960 में ही हुआ था, 1960 में ही हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखना है, तो BRO की स्थापना और साथ में भारत में सिंधु जल समझौता, और इस समझौता के तहत चिनाब, फिर झेलम और सिंधु, ये 3 नदियों का, मुझ गुनाहगार सा इंसान मदीने में रहे, बल्कि सरकार का